एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं, तो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट जो भी हिस्ट्री में फोर्थ ईयर कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो डीएससी में बच्चों को ये सब्जेक्ट मिल रखा है, डीएससी सब्जेक्ट में रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। तो इसका आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम हिस्ट्री का डीएससी सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट जो है आपका सब्जेक्ट, इसका यूनिट नंबर फर्स्ट करेंगे। और ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बहुत मीडियम में होगी, आपको देख सकते हो। आपके जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको हिंदी में मिल रहेगी वीडियो, और जो राइट साइड है उसमें इंग्लिश में पीडीएफ दे रखा है। तो दोनों मीडियम में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको पीडीएफ चाहिए हो, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना है यूनिट नंबर फर्स्ट। तो जिस भी स्टूडेंट के पास रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट सब्जेक्ट है डीएससी में, उसके लिए वीडियो होने वाली है। तो उसका हम यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा कि पॉजिटिविज्म एंड इट्स अदर, यानी प्रत्यक्षवाद और जो अन्य विचारधारा थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रांके और कॉलिंगवुड के बारे में हमें पढ़ना है, यानी रैंके और कॉलिंगवुड का पॉजिटिव जो पॉजिटिविज्म था, उस पे क्या उनके मत थे, राय थे, थॉट थे, उसको हमें पढ़ना है। यानी हमें कॉलिंगवुड और रांके के बारे में, जो कि दोनों क्या है, हिस्टोरियन थे। और ये कैसे हिस्टोरियन थे? ये प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के सपोर्टर्स थे, जो कि किसकी भी बात करते थे कि इतिहास जो है वो फैक्ट आधारित होनी चाहिए, उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन, कोई भी व्याख्या जो है वो जो मानव जो है उससे रिलेटेड, मतलब अपने उसके ख्याल नहीं होने चाहिए, मतलब पूरी तरह से फैक्ट्स के आधार पे होने चाहिए, उसकी बात करते थे रैंक के। और ठीक है, तो उनका ही प्रत्यक्षवाद जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम आपने जान लिया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थे कि जो प्रत्यक्षवाद है यानी जो पॉजिटिविज्म है वो है क्या। तो जो इतिहास है ये क्या है, एक डिसिप्लिन है, एक क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, जो क्या करता है, जो हमें केवल अतीत की घटनाओं के बारे में ही नहीं बताता है। मतलब हमें इतिहास सिर्फ पास्ट में हुए जितने भी इवेंट्स हैं सिर्फ उसके बारे में ही नहीं बताते, कि जैसे कि पानीपत का युद्ध हुआ, ये राजा आया, वो राजा आया, ये घटना घटी, वो घटना घटी, सिर्फ इवेंट्स के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी हमें इतिहास ये भी बताता है साथ साथ कि जो इतिहास में जो घटना घटित हो रही है, यानी जो घटना घट रही है, उसके क्या कारण थे, उसके क्या प्रभाव पड़े लोगों पे, उन सभी को समझने का प्रयास करता है अतीत, ठीक है, यानी इतिहास। यानी इतिहास जो है वो सिर्फ हमें पास्ट के इवेंट्स ही नहीं बताता, बल्कि हमें ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि जो भी इवेंट्स जो भी पास्ट में हुए हैं उनका क्या मीनिंग रहा है, उनके क्या कॉजेस रहे हैं और इनका इम्पैक्ट क्या रहा है। तो यही क्या होता है, हिस्ट्री होती है। तो इतिहासकार जो है वो अतीत को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख सकता, यानी इतिहासकार है वो डायरेक्टली तो इतिहास को नहीं देख सकता, क्योंकि इतिहासकार आज इतिहास लिख रहा है और इतिहास की जो वो इवेंट्स है यानी जो वो घटना है वो बहुत साल पहले हुई है, तो उसको वो खुद तो नहीं देख सकता। पर वो क्या करता है, जो उपलब्ध साक्ष्य होते हैं, जो सोर्स होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उसके आधार पे वो इतिहास लिखता है। साथ ही साथ अपने बौद्धिक समझ यानी उसकी जो एविडेंस है, सोर्स है, और उसकी जो अपनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार पे, उसके बेस पे इतिहासकार इतिहास लिखता है। यानी इतिहास बराबर क्या होता है, सोर्स प्लस इंटरप्रिटेशन, यानी साक्ष्य प्लस व्याख्या बराबर इतिहास होता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इतिहास है, इतिहास के ज्ञान की प्राकृतिक क्या है, यानी इतिहास को किस तरह से समझा जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि नेचर ऑफ जो हिस्टोरिकल नॉलेज जो है वो कैसे। तो क्या इतिहास जो है वो वास्तुनिष्ठ तथ्य का विज्ञान है, यानी इतिहास जो है वो क्या जो है पूरी तरह से साइंस ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है, यानी सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है, इसमें कोई भी ह्यूमन का कनेक्शन होता है या नहीं होता, तो ये मानव की चेतना होती है। तो क्या होता है इतिहास, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लोगों में बना रहता है। तो इतिहास ना तो सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर लिखा जाता है, ना तो सिर्फ मानव की
जो चेतना है उसके आधार पर लिखा जाता है, बल्कि इन दोनों का मिश्रण लेके इतिहास बनाया जाता है। तभी इतिहास को कहते हैं इतिहास बराबर होता है व्याख्या प्लस स्रोत। ठीक है। तो 19 और 20 सेंचुरी की अगर बात करें, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो उसमें उस टाइम ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहा था कि इतिहास दर्शन में जो है बहसें ये देखने को मिली कि प्रत्यक्षवाद इतिहास को हम कह सकते हैं, यानी एक पॉजिटिविज्म के तौर पे हम बहुत इतिहास को देख सकते हैं। यानी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी, तो इसी को हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, यानी प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद जो है वो एक क्या था, प्रत्यक्षवाद का ये विश्वास था, जो भी पॉजिटिविज्म के जो सपोर्टर्स थे वो ये मानते थे कि इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही देखना चाहिए, यानी इतिहास को नेचुरल साइंस की तरह देखना चाहिए। पॉजिटिविज्म वाले बिलीव करते थे कि इतिहास जो लिखा जाता है वो इम्पेरिकली, फैक्चुअली और ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी मानव का हस्तक्षेप या उसकी जो भावना, उसकी जो विचार है वो नहीं आने चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रत्यक्षवाद के विपरीत जो लोग हैं, इसके जो आलोचक है, इसके जो क्रिटिसिज्म वाले जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि प्रत्यक्षवाद के आलोचक मानते हैं, उन्होंने ये तर्क दिया है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि मानवीय कर्म और जो विचारों का अध्ययन है वो केवल तथ्यों के संग्रह से ही समझा जा सकता है। यानी ये जो दोनों विचारधारा है, एक विचारधारा ये मानती है कि इतिहास जो है वो फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए, मानव के उसमें कोई भी जो उसके विचार है उसको नहीं जोड़ना चाहिए, डिट्टो इतिहास जैसा है वैसे ही बताना चाहिए। वहीं दूसरी विचारधारा वाला कहते हैं कि इतिहास जो है वो हम ना तो हम बिना सिर्फ फैक्ट्स के आधार पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें मानव का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि तथ्य खुद नहीं बोलते, इतिहासकार जो है वो उससे अपनी तरीके से बताता है, तो इतिहासकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो यही जो बहसें हैं, ये दो प्रतिनिधित्व इसमें आते हैं। तो हमें रंके और कॉलिंगवुड जो इसके सपोर्टर है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो दो बहस है, जिसमें रंके जो है वो प्रत्यक्षवाद का सपोर्ट करता है, और जो आरजी कॉलिंगवुड है वो प्रत्यक्षवाद के विपरीत में रहते हैं। तो इन्हीं दोनों के हम एग्जाम्पल लेके हमें यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ना है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो एक सपोर्टर है और एक इसका सपोर्टर नहीं है। तो रंके जो है उन्होंने आधुनिक प्रत्यक्षवाद इतिहास लेखन के जनक माना जाता है, किसको, रंके को। ठीक है। तो रैंके जो है और जो कॉलिंगवुड है वो प्रत्यक्षवाद के सबसे सशक्त आलोचक में से एक है। यानी प्रत्यक्षवाद का सपोर्टर कौन करते हैं, प्रत्यक्षवाद का सपोर्टर यानी पॉजिटिविज्म के सपोर्टर रैंके हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पे होना चाहिए इतिहास, उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी के विपरीत इसके ही क्रिटिसिज्म में कॉलिंगवुड आते हैं। कॉलिंगवुड कहते हैं कि ओनली फैक्ट्स के आधार पर इतिहास नहीं लिख सकते, इसमें ह्यूमन का जो थॉट्स है, जो उनके विचार है वो आते ही हैं। तो यही दोनों विचारधाराएं हैं, हमें इस यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यक्षवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि को, यानी फिलोसफिकल बैकग्राउंड को जानते हैं हम पॉजिटिविज्म के। ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, जो प्रत्यक्षवाद है ये एक आधुनिक दर्शन विचारधारा है, यानी एक मॉडर्न फिलोसफी आइडियोलॉजी है पॉजिटिविज्म। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो पॉजिटिविज्म है इसका विकास जो है 19वीं शताब्दी में, यानी 19th सेंचुरी में हुआ था, डेवलप्ड हुआ था। ठीक है। इसके जो प्रमुख जो प्रवर्तक है वो कांटे आते हैं, यानी इसके जो प्रमोटर है वो अगस्त्य कांट को माना जाता है, जो क्या है आधुनिक जो प्रत्यक्षवाद है, यानी जो मॉडर्न जो हमारा फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है उसके सपोर्टर माने जाते हैं। कांट जो है वो ये मानते थे कि मानव ज्ञान जो है वो 3 अवस्था से होकर गुजरता है। इन्हें जो भी इनका ये मानना था कि ह्यूमंस नॉलेज जो है वो 3 स्टेज होते हैं उनके, क्या क्या होते हैं, रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक। तो हर मानव 3 नजरिए से देखता है, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो वैज्ञानिक अवस्था में ज्ञान जो है वो केवल वही माना जाएगा जो अनुभव, निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित होता है। तो इन तीनों स्टेज में जो साइंस है, साइंस किस पे बिलीव करती है, एक्सपीरियंस को बिलीव करती है, ऑब्जर्वेशन को बिलीव करती है, और जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पे, उसके बेस पे माना जाता है कि ये सत्य है। तो प्रत्यक्षवाद जो है यानी पॉजिटिविज्म है, वो उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या कहता है। तो
जो प्रत्यक्षवाद है वो बिल्कुल साइंस के आधार पे है, यानी बिल्कुल विज्ञान के आधार पे इतिहास लिखने की बात करते हैं, जिसके सपोर्टर हम कह सकते हैं अगस्त्य कांट भी हैं और रांके भी हैं। तो ज्ञान का आधार जो है वो बिल्कुल फैक्ट आधारित होना चाहिए, यानी ज्ञान का आधार तथ्य के आधार पर होना चाहिए, यानी फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी साइंस को लिखते हैं वो फैक्ट्स के आधार पर ही हर चीज को लिखते हैं। दूसरा कि अतीत अतीत निंद्रे या दार्शनिक अटकलों का कोई स्थान नहीं होता, यानी इसमें कोई भी फिलोसफिकल जो चीजें हैं या कोई भी मनगढ़ंत कहानी है उसका ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, उसको अपने इतिहास लेखन में नहीं जोड़ते हैं। तीसरा, सामाजिक और ऐतिहासिक अध्ययन भी वैज्ञानिक नियमों के अधीन हो सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिविज्म इतिहास मतलब हिस्टोग्राफी लिखते हैं या हिस्ट्री लिखते हैं, तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि हम जो लिख रहे हैं उसमें चाहे हम सोसाइटी की बात कर रहे हो, सोशल हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हो, वो सभी ये साइंटिफिक रूल्स के आधार पे ही बनाए जाते हैं। तो इतिहास में जो है प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ है यह हुआ कि इतिहास को केवल प्रमाण के आधार पे ही लिखना चाहिए, यानी प्रत्यक्षवाद का सीधा से मतलब है, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि इतिहास को फैक्ट के आधार पे लिखना, जिसमें मूल्य निर्णय, नैतिक उपदेश और दार्शनिक व्याख्याएं इससे बाहर रखी जाती है। मतलब इसमें वैल्यू को, मोरल प्रेस जो परसेप्ट्स है, फिलोसफिकल जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, इन सबको इस चीज से बाहर रखा जाता है। तो यूरोपीय विशेष रूप से जर्मन में इस विचारधारा के इतिहासकार बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये क्या है, ये फैक्ट्स के आधार पे ओनली इतिहास को लिखते हैं। ठीक है, तो हम अब जो हमारा दो जने के बारे में हमें पढ़ना है, रांके और कॉलिंगवुड। तो सबसे पहले हम रांके के बारे में पढ़ते हैं। तो रांके का पूरा नाम है लियोपोल्ड वॉन रांके। ठीक है, तो लियोपोल्ड वॉन रांके जो है उनके प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन के बारे में हम जानते हैं, उनके जो पॉजिटिव जो उनकी हिस्टोग्राफी है उसके बारे में। तो रांके की अगर हम ऐतिहासिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि जाने, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने कि रांके के बारे में, तो रांके जो है उनका जन्म 1795 से 1886 तक उनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो जर्मनी के ये क्या थे, इतिहासकार थे, यानी हिस्टोरियन थे जर्मन के। ठीक है, वे ऐसे समय में सक्रिय थे, यानी उस समय पे वो एक्टिव थे जब यूरोप में क्या हो रहा था, राष्ट्रवाद चल रहा था, यानी नेशनलिज्म चल रहा था, वैज्ञानिक चेतना बढ़ रही थी, यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था, और विश्वविद्यालय शिक्षा बढ़ रही थी, यानी यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उस समय के रांके माने जाते हैं, इसलिए इनकी विचारधारा कैसी दिखती है, इसलिए पॉजिटिविज्म वाली दिखती है, यानी प्रत्यक्षवाद वाली दिखती है। रांके का उद्देश्य था कि इतिहास को साहित्य, दर्शन और नैतिक उपदेश इन सबसे बिल्कुल स्वतंत्र करके एक अनुशासन यानी एक डिसिप्लिन के रूप में लिखना चाहिए, जिसमें बिल्कुल फैक्ट के आधार पे ही ओनली इतिहास को लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने प्रबोधनकालिक इतिहासकारों की जो प्रबोधनकालीन जो इतिहासकार थी उसकी आलोचना भी की थी। किसने, रांके ने। यानी प्रबोधन काल में जब इलाइटमेंट आया था तो उस समय जो इतिहासकार थे जो अपने इंटरप्रिटेशन देते थे अपने, और फैक्ट्स के आधार पे तो लिखते थे बट साथ साथ अपनी कुछ भावनाएं, अपनी कुछ इमोशंस कुछ जोड़ते थे, तो उसकी आलोचना करते थे रांके। रांके का दृष्टिकोण क्यों था, क्योंकि रांके कहते थे कि मूल्य को ना थोपा जाए जो अतीत है उसमें, क्योंकि इनके अनुसार जो है वो हिस्ट्री जो है बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ये और ओनली फैक्ट्स के आधार पे होनी चाहिए, इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जो वी एज अ एगेंटिक गेवेसन की जो अवधारणा है उसमें रॉन्के क्या कहते हैं, जो रैंके हैं उसका सबसे प्रसिद्ध कथन ही ये था कि वे एज एगेंटिक गैसवेन, जैसा वास्तव में हुआ है वैसा ही बताना। यानी इतिहास का मूल मंत्र क्या है कि इतिहास जैसे घटा है वैसे ही बताना है। इसका आशय यह था, इसका मतलब ये था कि इतिहासकार को अतीत को उसके वास्तविक रूप को ही लोगों को बताना चाहिए, मतलब उसमें अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि इतिहासकार का कार्य जो है वो न्यायाधीश बनना नहीं होता, यानी हिस्टोरियन को जज नहीं बनना, उसको जो हुआ है वो बताना है, उसमें अपना हाँ ना सही गलत ये नहीं बताना है। तो इतिहास को किसी विचारधारा का साधन नहीं बनाना चाहिए, मतलब
रांके कहते हैं कि इतिहास जो है वो ना तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ना तो नारीवादी दृष्टिकोण, ना तो कोई भी दृष्टिकोण के आधार पर नहीं लिखना चाहिए, उसको एकदम स्वतंत्र रखना चाहिए कि जैसा हुआ है वैसा लिखना चाहिए। तो प्रत्येक युग की अपनी विशिष्टता होती है, इसलिए वो कहते हैं कि इतिहास को किसी एक विचारधारा के आधार पर नहीं लिखना चाहिए। तो प्राथमिक स्रोत और अभिलेख पर बल देते हैं रांके। रांके क्या है, प्राइमरी सोर्स के आधार पे जो है हिस्ट्री जो इतिहास लेखन है उसकी बात करते हैं। यानी रांके का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इतिहास लेखन में, यानी जो उनका जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्टोग्राफी में, वो ये रहा है कि उन्होंने हमेशा जो प्राइमरी सोर्स है उसको क्या किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। कहा है कि प्राइमरी सोर्स के आधार पे और व्यवस्थित उपयोग के आधार पे लिखना चाहिए, यानी सिस्टमेटिक यूज करना चाहिए हमें जो हमारा प्राइमरी सोर्स है उसका। उन्होंने पहली बार विश्वविद्यालय में अभिलेखाकार आधारित शोध अनिवार्य बनाया, यानी उन्होंने क्या करा, उन्होंने आर्काइव बेस्ड जो रिसर्च था उसको मैंडेटरी कर दिया यूनिवर्सिटी में। पहली बार किसने करा था, रांके ने करा था कि जो हिस्टोग्राफी लिखते हैं हम उसको आर्काइव्स जो है उस आर्काइव बेस्ड होना चाहिए, यानी एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो रांके के अनुसार विश्वसनीय इतिहास लेखन के लिए क्या आवश्यक है, यानी एक रिलेबल हिस्टोग्राफी अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए आपको किस किस चीज की नीड है, तो आपको मूल दस्तावेज का अध्ययन करना चाहिए। यानी जो इतिहास अगर आप लिख रहे हो जिस टॉपिक पे, तो उसकी जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है ना उस टाइम का, उसको आपको स्टडी करने की जरूरत है। दूसरा, स्रोत की जो प्रमाणिकता उसकी जांच करना होगा, यानी आपको ऑथेंटिसिटी चेक करना होगा ऑफ सोर्स का, कि सोर्स जो है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। कैसे चेक करोगे कि सोर्स किसके द्वारा लिखा जा रहा है, किस टाइम पीरियड पे लिखा जा रहा है, ठीक है, और लिखने वाला कौन है, तो इन सब के आधार पे हम जांच करते हैं। स्रोत के आपसी विरोध भाषा का विश्लेषण करना, यानी हमें क्या करना, कॉन्ट्रडिक्शन करना है ऑफ सोर्सेस का, कि इसमें कौन कौन सी किस किस चीज का विरोध किया जा रहा है, किस किस चीज पे बात की जा रही है, उन सब का एनालाइज करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा इतिहास लिख सकते हैं रांके के अनुसार, ठीक है। तो वास्तुनिष्ठता की अवधारणा देते हैं रांके। रांके कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए हमेशा हिस्टोग्राफी में। ऑब्जेक्टिविटी की बात जो है वो रांके करते हैं। कहते हैं कि रांके का मानना था कि इतिहास को पूर्ण वास्तुनिष्ठ होने चाहिए, यानी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इसमें होनी चाहिए, यानी इसमें पूरी तरह से ये है जो फैक्ट आधारित होना चाहिए, ठीक है। इसमें मानव की व्याख्या इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। उससे अपनी व्यक्तिगत मान्यता, यानी जो इतिहासकार जो है इतिहास लिख रहा है वो अपनी व्यक्तिगत मान्यता, अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपने नैतिक झुकाव को बिल्कुल इतिहास लेखन से अलग रखे, ऐसा रांके कहते हैं। रांके कहते हैं कि एकदम सेपरेट रखे, जो भी हिस्टोग्राफी कर रहा है हिस्टोरियन, वो अपने पर्सनल बिलीफ्स को पॉलिटिकल व्यूज से और उसके जो मॉरल जो उसकी जो एजुकेशन है, जो भी उसकी मान्यता है, उसको अलग करके वो इतिहास लेखन लिखे। तो बाद के इतिहासकारों ने पर इसका विरोध किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था कि पूर्ण तरह से इतिहास लेखन में वास्तुनिष्ठता आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इतिहास जो है एक मानव लिखता है, और मानव जो है ना वो कभी भी अपनी विचारधारा या अपने राजनीतिक या अपने जो उसकी अपनी सोच है या उसकी जो पर्सनल बिलीव या पॉलिटिकल व्यू, इन सब के बिना वो हो ही नहीं सकता। मानव का नेचर ही ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी चीज़ से तो प्रभावित होगा ही। मान लिया जाए वो पॉलिटिकल के नज़रिए से नहीं लिखेगा, पर वो किसी विचारधारा की नज़र से लिख सकता है। मान लो अगर वो कोई औरत लिख रही है तो नारीवादी नज़रिए से लिख सकती है, कोई मजदूर लिख रहा है तो वो मार्क्सवादी नज़रिए से लिख सकता है, या उसका एक कोई ना कोई विचारधारा जरूर होगा। इसलिए इतिहासकार, बाद के इतिहासकार इस रांके की विचारधारा को बिल्कुल नकारते हैं और कहते हैं कि कभी भी इतिहास लेखन में पूर्ण वास्तुनिष्ठता आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसे एक मानव द्वारा व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अपनी विचारधारा डालेगा ही डालेगा, ठीक है, क्योंकि मानव सोच ही ऐसी होती है। तो रांके के दृष्टिकोण की सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है, उसको जानते हैं हम। तो रांके के इतिहास दर्शन की आलोचना को जानते हैं, तो उन्होंने मुख्यतः राजनीतिक और कूटनीतिक इतिहास पर ध्यान दिया है। यानी रांके जो है वो सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पे। आम जनता की बात करें, स्त्रियों की बात करें, निम्न वर्गों की बात करें तो इसकी उपेक्षा करते हैं, यानी जनरल पब्लिक, वुमेन, लोअर क्लासेस की बात ही नहीं करते रांके, क्योंकि रांके कहते हैं कि कोई भी विचारधारा नहीं आनी चाहिए। और अगर हम नारीवादी दृष्टिकोण से लिखेंगे तभी ना हम वुमेन्स पे लिख पाएंगे, हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखेंगे तभी हम लोअर क्लास का भी इतिहास लिख सकेंगे, आम जनता का भी इतिहास लिख सकेंगे। तो रांके जो है वो इन सब
वो कहता है, वो जो बात करता है, अगर उस बात से इतिहास लिखे सिर्फ फैक्ट के आधार पे, तो सिर्फ इतिहास में राजाओं की बात होगी, आम जनता की तो बात ही नहीं होगी, स्त्री निम्न वर्ग इन सब की तो बात ही नहीं होगी। तो इसलिए इसका क्रिटिसाइज करते हैं लोग। ये मान लिया गया है रांके द्वारा कि तथ्य जो है उसके आधार पर लिखना चाहिए। पर जो इसके आलोचक है वो ये कहते हैं कि तथ्य जो है ना वो पूर्ण नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि तथ्य जो है, मान लो अभिलेख है, अशोक की शिलालेख है, क्या पता अशोक उसमें अपनी बड़ाई कर रहा हो, बाबरनामा है, अकबरनामा है, कोई भी पुस्तक है, हम उसको पूर्ण तरह से सत्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हम सोर्स के आधार पर इतिहास लिखेंगे। हाँ, उसका हम सहारा जरूर लेते हैं, पर हम पूरी तरह से सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड इतिहास नहीं लिख सकते, वरना इतिहास कोई भी नहीं पढ़ेगा। इतिहास एक बोरिंग चीज हो जाएगी जब तक उसमें मानव का इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा। तो ठीक है, यानी व्याख्या खुद मानव अपने नजरिए से नहीं करेगा। तो हमने रांके के बारे में पढ़ लिया, अब हमें कॉलिंगवुड के बारे में पढ़ना है। तो कॉलिंगवुड जो है वो जो प्रत्यक्षवाद का विचारधारा है उसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं, बल्कि जो रांके हैं उसके आलोचक माने जाते हैं कॉलिंगवुड, यानी कॉलिंगवुड रांके की विचारधारा को नकारते हैं और अपनी विचारधारा देते हैं। तो उसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में दो हिस्टोरियन के बारे में पढ़ना था, रांके और कॉलिंगवुड। रांके के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम कॉलिंगवुड के बारे में पढ़ेंगे। जी, कॉलिंगवुड की बात करें अगर हम, तो आरजी कॉलिंगवुड की अगर हम बौद्धिक पृष्ठभूमि देखें, उनका जो बैकग्राउंड देखिए, तो आरजी कॉलिंगवुड का टाइम पीरियड 1889 से 1943 तक रहा। ये क्या थे, एक ब्रिटिश दार्शनिक इतिहासकार थे, यानी एक ब्रिटिश फिलोसफर हिस्टोरियन रहे हैं आरजी कॉलिंगवुड, ठीक है। और रैंके कहाँ थे, रैंके जर्मन के थे, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में ये सक्रिय थे इतिहास लेखन में, यानी 20th सेंचुरी में ये इतिहास लिख रहे थे। और जब प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन की सीमाएं स्पष्ट होने लगी, यानी जो रांके की विचारधारा जैसी जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा थी, जब उसके लोग सीमा तय करने लगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे, तब फेमस होते हैं कौन, कॉलिंगवुड। और कॉलिंगवुड की विचारधारा, उनकी जो प्रमुख जो वर्क है, फेमस जो उनकी कृति है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, उसमें कॉलिंगवुड बताते हैं कि इतिहास दर्शन की आधारभूत पुस्तक है वो, उसमें वो अपनी विचारधारा रखते हैं। तो कॉलिंगवुड की जो विचारधारा है उसके बारे में जानकारी हमें उनकी जो पुस्तक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री उससे पता लगती है। तो इतिहास विचार और कर्मों का अध्ययन बताते हैं, यानी कॉलिंगवुड कहते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास विचार और कर्मों का अध्ययन है, यानी इसमें थॉट्स की जरूरत होती है। यानी वही रांके कह रहे थे ना कि मानव के थॉट्स नहीं होने चाहिए इतिहास लेखन में, यानी हिस्टोग्राफी में नहीं होने चाहिए, पर वही रांके कह रहे हैं कि विचार और कर्म का अध्ययन ही इतिहास है। मतलब ये तो कह रहे हैं कि मानव का विचार होना ही चाहिए इतिहास में। तो कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास का विषय केवल बाहरी घटनाओं का ही नहीं, बल्कि मानवीय कर्मों के पीछे को भी बताता है कि मानव ने इतिहास में जो इवेंट्स करे, जो घटनाएं घटी, उसके पीछे के कारण क्या थे। और ये कारण आप तभी पता लगा पाओगे जब आप ह्यूमंस को समझ पाओगे, उनकी विचारधाराओं को समझ पाओगे। इसलिए इसमें फोकस करते हैं, इसमें किस पे, कि थॉट्स पे। तो जो आरजी कॉलिंगवुड है, उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास के बीच स्पष्ट भेद किया है ना। उन्होंने अलग अलग चीज, उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो घटनाओं का बाहरी अध्ययन करता है, पर इतिहास जो है वो मानवीय कर्म का अध्ययन करता है। इसलिए वो कहते हैं कि इतिहास एक अलग चीज है, इतिहास में इंटरप्रिटेशन और फैक्ट्स दोनों ही आते हैं। ओनली फैक्ट्स के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता है, यानी ओनली तथ्य के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। तो आरजी कॉलिंगवुड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ री इनेचमेंट देते हैं, यानी पुनः अभिनय का सिद्धांत देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि कॉलिंगवुड ने पुनः अभिनय का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने बताया कि अतीत को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक जो पात्र है उनके विचार और उनके मन को पुनः सोचना होगा। यानी रांके कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को अगर हमें जानना है तो पास्ट में जितने भी हिस्टोरियन रहे हैं, जिनके बारे में हम इतिहास लिख रहे हैं, तो वो किस नजरिए से, किस थॉट से इतिहास लिख रहे थे, उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। मान लो अकबर की जैसे कि अबू फजल ने लिखा, तो अबू फजल क्या था, उस समय हिस्टोरियन था जिसने अकबरनामा लिखा, बाबरनामा बाबर ने लिखा। तो जो लिख रहा है उसकी विचारधारा क्या थी, उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहते हैं कॉलिंगवुड। तो प्रक्रिया क्या है कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास लेखन की, वो कहते हैं कि इतिहास लेखन कल्पना नहीं है, यानी इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए इतिहास, और तार्किक और बौद्धिक भी होना चाहिए, यानी लॉजिकल और इंटेक्चुअल, ये सभी इतिहास लेखन में होना चाहिए। तो प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं कॉलिंगवुड पॉजिटिविज्म की बिल्कुल आलोचक माने जाते हैं। ये कहते हैं कि पॉजिटिविज्म है, यानी ओनली फैक्ट्स के आधार पे, यानी ओनली तथ्य के आधार पे जो इतिहास लिखा जाता है ये अपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में पूर्ण वास्तुनिष्ठता यानी जो ऑब्जेक्टिविटी है पूरी तरह से नहीं आ सकती है। तो कॉलिंगवुड ने
क्या करा, तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, इतिहासकार जो है वो प्रश्न करता है। तो ये कहते हैं कॉलिंगवुड कि फैक्ट्स डोंट स्पीक देमसेल्फ, क्वेश्चन द हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन होते हैं वो समझते हैं और बुलवाते हैं कि इतिहास क्या है। अगर हम तथ्य के आधार पर इतिहास लिखें तो इतिहास बोरिंग हो जाएगा ओनली। तो पूर्ण वास्तुनिष्ठता असंभव है, यानी पूर्ण तरह से अगर आप कहो कि ऑब्जेक्टिविटी होगी हिस्टोग्राफी में तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतिहास मानव लिखता है और मानव अपने विचार डालता ही है। मानव मान लो कोई वो फैक्ट्स के आधार पर तो लिखता है, मान लो विचारधारा के आधार पे अगर लिखे तो कोई नारीवादी विचारधारा से लिखे, कोई मार्क्सवादी विचारधारा से लिखे, कोई साम्यवादी विचारधारा से लिखे, कोई तो अपना अपना विचारधारा तो होती है लोगों की। तो इतिहास जो है वो नियम निर्माण नहीं बल्कि अर्थ खोजता है, यानी वो क्या खोजता है कि रिसर्च करता है कि मीनिंग क्या है, मतलब क्यों ये चीज हुआ। तो शोध के संदर्भ को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई भी शोध, यानी चाहे हम प्राइमरी सोर्स उठा रहे हैं चाहे हम सेकेंडरी सोर्स उठा रहे हैं हिस्टोग्राफी के लिए यानी इतिहास लेखन के लिए, पर वो जो हम सोर्स उठा रहे हैं इतिहास लेखन के लिए वो सोर्स जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है। तो इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने रांके की भी विचारधारा जान ली, हमने कॉलिंगवुड की भी विचारधाराएं जान ली। तो अब हम दोनों का कंपैरेटिव एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रांके और कॉलिंगवुड कंपैरेटिव एनालाइज करें तो रांके जो है वो इतिहास की प्रकृति क्या बताता है, वो क्या कहता है रांके की इतिहास क्या कैसे लिखी जानी चाहिए। तो इतिहास रांके के अनुसार इतिहास जो है वो तथ्य के आधार पे होना चाहिए और कॉलिंगवुड के अनुसार व्याख्यात्मक होना चाहिए, यानी नेचर कैसा होना चाहिए हिस्ट्री का, रांके के अनुसार फैक्ट के आधार पे नेचर होना चाहिए हिस्टोग्राफी का, हिस्ट्री का, और कॉलिंगवुड के अनुसार इंटरप्रिटेशन के आधार पे होना चाहिए। तो इतिहासकार की भूमिका क्या होनी चाहिए रांके के अनुसार कि इतिहासकार तटस्थ होके यानी तथ्य के आधार पे बस नेचुरली जो इतिहास हुआ है वैसा ही लिख दे। पर कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहासकार की भूमिका सक्रिय होनी चाहिए, उसको सक्रिय होना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि इतिहास जो हम लिख रहे हैं, इतिहास की जो घटनाएं क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने जो इतिहास जो राजा के बारे में बताया, किसी घटना के बारे में बताया, क्यों बताया, वो किस विचारधारा से प्रभावित थे, किस टाइम पीरियड पे थे, तो पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। वही शोध की बात करें तो रांके कहते हैं कि हिस्टोग्राफी यानी जो इतिहास लेखन है वह क्या है प्राइमरी सोर्स के आधार पर होना चाहिए, प्राथमिक सोर्स के आधार पे, जिसमें स्वयं बोलने वाले फैक्ट्स हो, ठीक है। पर कॉलिंगवुड कहते हैं कि प्रश्न जो है वो खुद बोलने वाले नहीं हो सकते, उसे इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, यानी सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स दोनों के आधार पे होना चाहिए, बट जो हिस्टोरियन है उसकी अपनी विचारधारा भी होनी चाहिए। तो विज्ञान से संबंध बताएं तो रांके जो है वो विज्ञान के आधार पर पूरी तरह से लिखने की बात करते हैं, पर कॉलिंगवुड कहता है कि इतिहास पूरी तरह से साइंस नहीं है, उसमें फैक्ट्स भी होना चाहिए और उसमें इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए। तो रांके के अनुसार इतिहास का क्या उद्देश्य है कि अतीत की घटनाओं को दोबारा से बताना, पर कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास का उद्देश्य ये नहीं होता है कि अतीत की घटनाओं को बताना, बल्कि अतीत की घटनाओं को समझना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, कारण क्या थे, इन सभी को समझना। तो हम जानते हैं कि आधुनिक इतिहास लेखन में इस बहस का क्या महत्व है। जब आज हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हम फोर्थ ईयर कर रहे हैं और आप हमें रिसर्च करना होगा आगे पीएचडी करनी होगी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इतिहास लेखन यानी हिस्टोग्राफी है अगर हम करेंगे तो हम किस आधार पर लिखेंगे, क्या हम रैंके की विचारधारा से प्रभावित होकर हम पॉजिटिविज्म के आधार पर लिखेंगे, फैक्ट्स के आधार पर लिखेंगे, या हम कॉलिंगवुड की विचारधारा के अनुसार हम इंटरप्रिटेशन भी उसमें अपना करेंगे। तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। तो आज का इतिहास लेखन ना तो पूर्ण तरह से प्रत्यक्षवादी है, ना तो पूर्ण तरह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी इसमें आती है, और ना ही पूरी तरह से ये आदर्शवादी है, ना तो ये पूरी तरह से आइडियलिस्टिक है। यानी मॉडर्न जो हिस्टोग्राफी है यानी जो आज के जो हमारी इतिहास लेखन है उसमें रांके और कॉलिंगवुड दोनों की समझ को जोड़ के, यानी हिस्ट्री बराबर, मैंने बोला ना कि हिस्ट्री बराबर क्या है, फैक्ट्स प्लस इंटरप्रिटेशन, यानी फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन को मिला के ही आज इतिहास लेखन लिखा जाता है, यानी दोनों का समन्वय। तो सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, उपनिवेशवाद के इतिहास, साबल्टन इतिहास, ये सभी इसी इतिहास की देन है। यानी सामाजिक इतिहास में समाज के बारे में बताया जाता है, सांस्कृतिक इतिहास में संस्कृति के बारे में बताया जाता है, उपनिवेशवाद के आधार में हम अंग्रेजों और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम के बारे में पढ़ते हैं, साबल्टन में हम ये पढ़ते हैं कि साबल्टन इतिहास में वो इतिहास आता है जिसको कभी लिखा ही नहीं गया, जैसे कि स्त्री का, किसान का, कुछ ऐसे लोग का इतिहास जो इतिहास में कभी लिखा नहीं गया, जिनको छोड़ दिया गया था, उसको हम साबल्टन में पढ़ते हैं। तो हम पूरी तरह से निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि प्रत्यक्षवाद यानी जो पॉजिटिविज्म है या जो अन्य विचारधारा है जैसे कि रांके और कॉलिंगवुड की जो विचारधारा है, वो दोनों ही विचारधाराएं जो हैं इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है।
ठीक है। रैंके ने इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने की बात कही है, वहीं कॉलिंगवुड ने मानवीय और बौद्धिकता को भी इतिहास लेखन में जगह दी है। तो इन दोनों की विचारधारा हमें ये बताती है कि इतिहास ना तो केवल तथ्य के आधार पर लिख सकते हैं और ना ही केवल कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं। तो इतिहास में हमें फैक्ट्स प्लस व्याख्या यानी दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है, तभी एक इतिहास लेखन एक अच्छा इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी माना जाएगा। तो यहाँ पे होता है पूरा आपको यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।